Good morning, dear friends. Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter, Cash Flow Statement. Analysis of Financial Statement, Part B, Chapter number 6, Cash Flow Statement. Cash flow statement is a statement, not an account. Not an account. Cash flow statement is a statement showing inflow and outflow of cash during a particular period. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कैश के फ्लो के बारे में बताता है, कैश का क्या रिसिप्ट हुई है, क्या इनफ्लो रहा है, क्या पेमेंट हुई है, क्या आउटफ्लो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का. In other words, it is a summary of the sources and applications of cash during a particular span of time. ये एक समरी देती है कैश की. अब लास्ट में कैश हमारे पास कितना बचा हुआ है या कैश का क्या क्या यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है और कहाँ कहाँ से कैश जो है आपको रिसीव हो रहा है, उसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशंस क्या हैं. इट एनालाइज द रीज़न फॉर चेंज इन बैलेंस इन कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स. ये एनालाइज करता है टू बैलेंस शीट डेट की. हम कह सकते हैं कि रीज़न बताता है कि कहाँ पे बैलेंस ऑफ कैश का जो चेंज आया है, डिफरेंस आया है, वो कहाँ किस वजह से आया, उसका रीज़न क्या है, क्या यूज़ हुआ है, कहाँ से रिसीव हुआ है. अगर ज़्यादा होगा तो रिसीव होगा, तो कहाँ से रिसीव हुआ. और अगर कम हो गया है, पहले डिफरेंस में क्या है कि शो कर रहा है कि बैलेंस पहले ज़्यादा होता था अब कम है, तो कहाँ यूज़ किया गया, ये सारी उस आइटम्स को बताता है. या हम कह सकते हैं कि उन ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन करता है. द टर्म कैश हेयर स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश का मतलब यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों से लिया गया है. ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली दोज आइटम विच अफेक्ट कैश. ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सारी आइटम्स को इंक्लूड करता है जो भी कैश को इफेक्ट करने वाली होती है या कैश से रिलेटेड होती हैं. अब देखो, अब यहाँ पर बात करें तो कैश जब कहीं जा रहा होगा, कहीं पेमेंट कर रहे होगे, तो एक्चुअल पेमेंट जब कैश की कर रहे हैं तो उसी को ही हम लेंगे. जो एक्टिविटी अभी क्रेडिट में हुई हैं, जैसे कि आपने सेल की, क्रेडिट में सेल की, तो वहाँ पर कैश इफेक्ट नहीं हुआ है, कैश नहीं आया है. तो अगर आप कैश सेल करते हैं तभी ही कैश इफेक्ट हो रहा है, कैश आ रहा है आपके पास. ऐसे ही क्रेडिट परचेज पर भी कैश इफेक्टेड नहीं होगा. तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि कैश को वो इफ़ेक्ट करता है. और हम उसी के बारे में बताते हैं कि हमारा इनफ्लो क्या रहा और आउटफ्लो क्या रहा. ए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी फॉर द पास्ट और कैन बी प्रोजेक्टेड फॉर ए फ्यूचर पीरियड. ये एक स्टेटमेंट जो है वो पिछला बताता है डाटा कि कैश का कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, कैसे कैसे हुआ, और फ्यूचर में भी हमको थोड़ा प्लान बनाने में हेल्प करता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल होगा और कहाँ से सोर्सेज, हमारे कौन कौन से सोर्सेज से हमको किस डेट पर पैसा जो है वो मिल जाएगा, जिससे हम अपना कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग जो करते हैं तो वो कैश से रिलेटेड प्लानिंग भी आप इजीली कर सकते हैं. अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है तो सोर्सेज को असरटेन करना, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के, कि हमारे जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. आपने बिजनेस में चैप्टर बीएसटी की बुक में एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वहाँ पर आपने जो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि फाइनेंस को मैनेज करने की बात होती है कि हमें फाइनेंस चाहिए और हम कौन कौन से डिसीजन उसमें लिए गए थे. 3 डिसीजन लिए गए थे, एक ऑपरेटिंग एक डिसीजन, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या कहता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, हमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है हमको ज़्यादा मिले. वो तो थी मैनेज करने की बात. लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा कैश कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है. हमारा कैश रोज़ के कामों में लगा हुआ है, डेली एक्सपेंसेस को
रन करने में लगा हुआ है या डेली बिजनेस को रन कराने के लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग क्या है? जहाँ हमने इन्वेस्ट किया होगा पैसा तो वहाँ हमारा पैसा लगा होगा। तीसरा फाइनेंसिंग, अपने ही बिजनेस में जो हम लॉन्ग टर्म की एसेट्स परचेज करते हैं, फाइनेंस इकट्ठा करने में काम करते हैं। जैसे कि आपने कैपिटल ली होगी या डिबेंचर से पैसा लिया होगा, तो फाइनेंस कहाँ कहाँ पे लगा रखा है आपने, कौन सी फिक्स एसेट्स में लगा रखा है, तो वो फाइनेंसिंग कहलाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कि सोर्सेज क्या हैं उसको सर्टेन करने में भी, जो तीनों एक्टिविटीज़ में हमारे पैसा लगा होगा उसमें उसके सोर्सेज क्या हैं उसके बारे में बताता है। फिर सोर्सेज के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है उसके बारे में बताता है, ताकि हम जो है जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करते हैं वो एग्जैक्ट जो है सही हो जाती है, जिससे कि पेमेंट जो है हम नहीं कर पाते हैं। टू ascertain द नेट चेंज, जो कि कैश का यूज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हाईलाइट करता है, इफेक्ट दिखाता है ओवरऑल कैश बैलेंसेस का, मींस कैश का बैलेंस जो है वो बताता है। तो एक बार फिर से मैं इसको बताना चाहूँगी आपको कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है। सबसे पहले हमको कैश के लिए जो भी हमारे तीन टाइप की एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उन सब के लिए हमको कैश चाहिए। तो कैश कहाँ से आएगा ये उसके सोर्सेज के बारे में बताता है। दूसरा, अब कैश को यूज़ करना है किस में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। तो ये कैश के यूज़ के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़, कौन कौन सी एक्टिविटी में कितना कितना अमाउंट जो है वो यूज़ किया गया है। फिर ये चेंजेस बताता है किसमें, दो कंस्ट्रक्टिव बैलेंस शीट में, मतलब दो कंसिक्यूटिव बैलेंस शीट में, दोनों में, मतलब कि पिछले साल की और इस साल की बैलेंस शीट में देखकर बताता है कि एनालाइज करता है कि क्या चेंजेस आए हैं, तो असरटेन करता है चेंजेस को, और डिफरेंस क्या रहा है उसको बताता है, कहाँ कहाँ यूज़ का डिफरेंस रहा है या कहाँ कहाँ सोर्सेज के डिफरेंस रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम अपनी एक हाईलाइट करते हैं, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं लास्ट में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, कैश का बैलेंस कितना है। तो ये मेजर एक्टिविटी जो है हाईलाइट करता है कि कैश और कैश का जो बैलेंस है उसका एक यूज़ बताने के बाद एक बैलेंस भी ज़रूर बताता है जो कि कैश को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस और यूज़ ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी जो भी उसकी यूजेस हैं या यूज़फुल कैसे है उसके लिए भी इसका बेनिफिट है। क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आपको कैश की प्लानिंग करनी है। जब कैश की प्लानिंग आपको करनी है तो कैश के जो भी क्या फ़्लो उसका चल रहा है, कहाँ से कैश किस डेट को आपको रिसीव होने वाला है, या कहाँ आपको कैश के कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ उसका यूटिलाइज़ करना है, तो ये कहाँ से पता चलेगा, कैश के फ़्लो से पता चलेगा। तो कैश का फ़्लो जो है वो कैश फ़्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में भी। A cash flow statement provide information for planning the short-term financial need of the firm, since it provide information regarding the source and utilization of cash during a period. It become easier for the management to assess whether it will have adequate cash to meet day-to-day expenses and pay the trade payables in time, whether it will have sufficient cash to pay the long-term loans and interest thereon, whether it has enough cash to pay or for purchase of fixed assets or not. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये बता रहा है कि हमको फ्यूचर के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये हमको ये भी मैनेज करने में इजी रहता है कि क्या आपके पास एडिक्वेट कैश है जो आपके रोज़ के खर्चों को पे कर सके, या इतना कैश है जो आपके ट्रेड पेबल्स है उनको टाइमली पे कर सके। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैश ये भी दिखाता है कि क्या
कि आपके पास इतना कैश है कि जो लॉन्ग टर्म के लोन और इंटरेस्ट को पे कर सके। तो अगर फिर भी अगर आपके पास कैश है तो क्या आप कोई फिक्स एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं तो या नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की प्लानिंग करने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। सेकेंड हम कहते हैं यूजफुल इन प्रिपेयरिंग इन द कैश बजट। कैश बजट प्रिपेयर करने में भी यूज़फुल होता है क्योंकि हम पिछला डाटा देखकर हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। पिछली कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए हम ये देखते हैं कि कितना कैश हमारा किस एसेट्स में लगा हुआ है, तो और कितना कौन सी एसेट्स परचेज करने की नीड है। कैश का बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए। कैश बजट जो होता है वो फ्यूचर का होता है। फ्यूचर जब हम देखते हैं तो पिछला हमारा रिकॉर्ड जो है हम उसके बेस पर ही ये बनाते हैं, तो इसलिए ये भी हमारी हेल्पफुल रहता है। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारी हेल्प करता है कैश बजट बनाने में, कैश के बारे में प्लान करने में। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपैरिजन विद द कैश बजट। ये क्या करता है, कैश बजट जो है एक टाइम पर जब प्रिपेयर किया गया है, तो जब प्रिपेयर करते हैं तो शुरुआत में आप प्लान कर रहे हैं, लास्ट में क्या होगा कि आप उस कंप्लीट एक्टिविटी जब करेंगे तो आपका जो बजट है वो हेल्प करता है आपके एंड के रिजल्ट के साथ मेज़र करने में। या आप कह सकते हैं कि जो भी आपने बजट बनाया था, क्या वो आपका काम जो भी प्लान आपने किया था, क्या आप पूरा जो वर्क है वो उसके अकॉर्डिंग कर पाए हैं या नहीं। तो कंपेयर करने में भी कैश बजट की नीड होती है, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से बनाया गया था। तो ए कैश बजट इज़ प्रिपेयर एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, वेयर एज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो लास्ट में बनाया जाता है और कैश बजट स्टार्टिंग में बनाया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके रोज की एक्टिविटी को दिखाता है कि आपने कितना कैश एक्चुअल में यूज़ किया है। बजट में आपने एस्टिमेशन लगाया था, तो ये एस्टिमेशन का एक्चुअल डाटा के साथ या स्टैंडर्ड के साथ जो है डेविएशन निकालने में हेल्प करता है, और आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है एनालाइज करता है जिससे आप करेक्टिव मेजर्स में भी टेकन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपको कैश के रिसिप्ट एंड पेमेंट की ट्रेंड पता लगानी है, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से ही आप बता सकते हैं कि आपका कितना पैसा जो है किस ईयर में, किस टाइम पर, किस मंथ में जनरेट हुआ है या किस सोर्सेज से जनरेट हुआ है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा आया है, इन्वेंट्री को सेल करके आया है, ट्रेड रिसीवेबल से आया है या करंट एसेट से आया है, तो ये हमको ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ पर पे किया जाए। तो ये जो है ट्रू पोजीशन बताता है कैश की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इट एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स। डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो कैश है वो कहाँ यूज़ हुआ है, उस कम होने का रीज़न क्या है। देखो, ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट कहाँ से रिसिप्ट हुआ वो हमने पीछे किया। अब कैश की जो अर्निंग है उसमें क्यों डेविएशन आ रहा है। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब कैश हमारे पास आ रखा है, तो कहाँ से आया है, तो क्या रीज़न रहे हैं उसके। इसी तरह से अगर लॉस कैश कम हो गया है पहले से, तो कौन कौन से लॉस आपके हुए हैं या कहाँ कहाँ आपने पेमेंट की है, तो उसके रीजंस के साथ आपको डेविएशन के रीजंस भी बताता है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ सेपरेटली। तो ये जो है कैश के सेपरेटली एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में कितना लगा है, फाइनेंसिंग में कितना लगा है, ऑपरेटिंग में कितना लगा है, उन सब के कैश के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ पे पैसा जो है कितना कितना लग चुका है, और अलग अलग एक्टिविटी का सेपरेटली जो है एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। ये हेल्प करता है डिविडेंड डिसीजन लेने में भी। कैश आपके पास इतना है या नहीं कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको आप डिविडेंड दे सकें, तो ये डिविडेंड का देखता है। डिविडेंड का डिसीजन लेने में भी कैश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट विद इन 5 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड।
आपको क्या करना होता है, एक रूल है कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो डिविडेंड का बैंक अकाउंट में 5 डे पहले ही अमाउंट जो है, या 5 डे के अंदर जो है, विद इन 5 डेज आपको वो अमाउंट जो है उसमें डिपॉजिट करानी होती है। द मैनेजमेंट टेक द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू असरटेन द पोजीशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच कैन बी यूज पेमेंट फॉर डिविडेंड और नोट। तो ये बताता है कि क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड को देने में या नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजंस को टेस्ट करने के लिए मींस जो मैनेजर ने काम किया है वो काम कैसा किया गया है वो हमको कैसे पता चलेगा, हमारे अकाउंट से, हमारे स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो कैश से रिलेटेड जो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिए थे क्या वो हमारे हेल्पफुल रहे हैं या वो हमारे लिए सही साबित नहीं हुए हैं, तो उस काम के लिए भी, उसके काम को चेक करने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से हेल्प लेते हैं। इट इज़ ए जनरल रूल दैट फिक्स एसेट शुड बी परचेज from fund raised from long term sources like issue of shares, debentures, long term loans. There should be repaid out of cash generated from operating activity. तो ये कहता है कि एक फिक्स एसेट्स के लिए जब आप फंड लेते हैं तो हम कहाँ से लेंगे, लॉन्ग टर्म के सोर्सेज से, जो कि आपके हम कह सकते हैं कि शेयर से पैसा ले सकते हैं या डिबेंचर से ले सकते हैं। और आप उसको लगाएंगे कहाँ, रोज़ के कामों में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आपको अमाउंट चाहिए। तो ये पॉलिसी जो है, डिफरेंट पॉलिसी मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो क्या वो सही हुई हैं या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूजफुल टू आउटसाइडर। आपके बिजनेस के आउटसाइडर कौन हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट पर्सन हमारे बिजनेस के कैश के बारे में जानना चाहेंगे कि हमारे पास कितना कैश रहता है या क्या है, हमारे डिसीजंस को देखना चाहते हैं, तो वो देखते किससे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। ये कहता है कि ये जज करने में, लिक्विडिटी को जज करने में सूटेबल नहीं है। कैसे, इट डज नॉट प्रेजेंट ट्रू पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म बिकॉज द लिक्विडिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन कैश अलोन। अकेले कैश पर कभी भी लिक्विडिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती हैं जो अभी नहीं हुई हैं लेकिन होंगी। लिक्विडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। लिक्विडिटी क्या होती है कि हम कितनी जल्दी अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कितनी जल्दी हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। तो ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर हम नहीं बता सकते या नहीं जज कर सकते। सेकंड हमारा पॉइंट आता है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी भी रहती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अपने आप से कुछ नहीं करता है, जैसा उसको डाटा मिलेगा वो उसको उसका एनालाइज करके दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है विंडो ड्रेसिंग की, क्योंकि कुछ वर्किंग कैपिटल को बढ़ाकर या फिर कुछ अलग तरीके से शो किया जा सकता है। द कैश बैलेंस कैन बी इजली maneuvered by postponing purchasing and other payment, by rapidly collecting cash from trade receivable before the balance sheet date। अब जानबूझकर हम ये दिखा दें कि हमने जो परचेज करनी थी वो हमने पोस्टपोन कर दिया, जिससे हमारा कैश का फ्लो जो है वो आउटफ्लो नहीं हो पाया। तो क्या होगा, बैलेंस शीट डेट से हम बाद में परचेज कर लेते हैं तो तुरंत ही हमारी जो कैश का फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने शो क्या किया, हमने शो को बढ़ा हुआ दिखाया। इसी तरह से जब हमने कलेक्ट करना था अपने उसको दिखाने के लिए, हमने रैपिडली ट्रेड रिसीवेबल से जो है कलेक्ट कर लिया है, जिससे कि हमारे पास कैश का फ्लो इनफ्लो जो है वो ज़्यादा रहे। तो इस टाइप से हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को विंडो ड्रेसिंग से इफेक्टिव ये रहता है, या हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी रहती है विंडो ड्रेसिंग की। थर्ड हमारा पॉइंट है इट इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो कैश के बारे में ही बताता है, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस के लिए कितनी भी हेल्पफुल क्यों ना हो तो ये उनको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन से है। फोर्थ हमारा पॉइंट है इट इग्नोर द
एक्यूरल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल कंसेप्ट वही जो भी पे नहीं किया है, जो भी रिसीव नहीं हुआ है, तो सिर्फ कैश बेसिस को ही नोट करता है। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कहती है? इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो एक्यूरल बेसिस को लेती है और कैश बेसिस को नहीं लेती। तो यहाँ पर भी इसकी एक डिसएडवांटेज आ जाती है। नो सब्सिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए सब्सिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच टेक इनटू अकाउंट बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम। देयरफॉर नेट कैश फ्लो डज नॉट मीन नॉट नेट इनकम ऑफ द बिजनेस। अगर हम कहें कि इनकम स्टेटमेंट के लिए कि यूज़ कर लें, कि अगर एक इन दोनों में से एक यूज़ कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है ये इनकम स्टेटमेंट का। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैश और नॉन कैश दोनों को ही लेती है, लेकिन ये ओनली कैश को लेता है, तो उसका सब्सिट्यूट भी नहीं होता है ये। हिस्टोरिकल इन नेचर, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ to comparative balance sheet of the past year. Hence, information revealed by it is historical in nature. Information revealed by it will be more useful if it is accompanied by the projected cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है जब प्रिपेयर किया जाता है किस पर? टू कंपैरेटिव बैलेंस शीट पर पास्ट ईयर्स की, तो इन्फॉर्मेशन जो भी रिवील होती है वो हिस्टोरिकल नेचर की होती है, जो कि फ्यूचर में कैश बजट बनाने के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं रहती है। तो इसीलिए ये हमारे लिए इसकी डिसएडवांटेज साबित होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या? डिफरेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक्चुअल कैश का डाटा है जो हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि जो पास्ट पीरियड का डाटा है उसको दिखाता है। कैश बजट जो है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजुअली पोर्ट्रे हाउ कैश वाज रिसीव्ड स्पेंट इन पास्ट पीरियड। ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर कैश आपने यूज़ किया है, कहाँ कहाँ से रिसीव किया है। लेकिन कैश बजट जो है वो प्लानिंग होती है, पहले से कुछ डिसाइड मतलब हम जब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं होता है। हाउ मच कैश इज़ लाइकली टू बी रिसीव्ड, ये होता है कि कितना रिसीव हो जाएगा, कहाँ पेमेंट करनी होगी, तो ये उसको बताता है। तो कैश बजट जो है वो इंडिकेट करता है इन विच मंथ देयर विल बी सरप्लस कैश और इन विच मंथ देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कैश रिसोर्सेज। तो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि को किस महीने में कैश हमारे पास कितना रहेगा, किस महीने में ज़्यादा रहेगा, किस महीने में कम रहेगा। द मैनेजमेंट कैन देन टेक सुटेबल डिसीजन टू इन्वेस्ट द सरप्लस कैश और मेक अरेंजमेंट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ कैश एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो कैश बजट को देखते हुए मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले लेती है क्या, कि कहाँ पर जिस टाइम पर कैश ज़्यादा है तो उस टाइम पर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, और जिस टाइम पर कम है वह तब कहीं से अरेंज कर लिया जाए। तो ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट की बात आती है। उसके बाद हमारा है किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड फॉर managerial revised for preparing a cash flow statement. This accounting standard has been mandatory in respect of accounting period commencing on after 1st April 2001 for certain enterprise. These enterprise are enterprise whose equity or debt securities are listed on recognized inventory exchange in India. जो भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी लिस्टेड वाली हैं, उनको ये बनाना ज़रूरी हो जाता है, उनके लिए एक मैंडेटरी हो जाता है। देयर आर इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी दैट विल बी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज इन्वेंट्री एक्सचेंज इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑल अदर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटरप्राइज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड 50 करोड़। जिसकी कमर्शियल या इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसको ये बनाना जरूरी होता है। As such, the cash flow statement has been prepared according to accounting standard third revised in this chapter. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नेट चेंजेस तो किस तरीके से रहेगा, कहाँ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लगाएंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं।
तो कैश का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है आपको। तो कैश का मतलब जो हमारे पास कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, या हम कह सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो कि बैंक से डिमांड पर ही चेंज हो सकते हैं कैश में। कैश इक्विवेलेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म की हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है हमारी, जो बहुत ही जल्दी कैश में जो है कन्वर्ट हो सकती हैं। An investment will be termed as cash equivalent only if it has a short maturity period, say 3 months or less, जिसको 3 महीने से भी कम टाइम लगता है from the date of its acquisitions. Example of cash equivalents are treasury bills, commercial papers, etc., which are purchased with cash that is in excess of immediate needs. Investment in share are excluded from cash equivalents unless they are cash equivalents in reality. तो ये कहता है कि कैश इक्विवेलेंट जो है जब भी आपको इमीडिएट नीड होती है तो चेंज हो सकती है। तो ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो कि 3 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ से भी कम टाइम में आपको कैश में कन्वर्ट कर दी जाएगी, या चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, जो भी हमने उधार में लिया हुआ है उसको हम फाइनेंसिंग का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में मानते हैं। दे विल नॉट बी कंसिडर एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स नहीं मानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। दूसरा पार्ट हमारा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और तीसरा पार्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश के फ्लो के लिए 3 एक्टिविटी की कैटेगरी किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों से ही कैश का फ्लो जो है वो दोनों टाइप का रहेगा, मींस इनफ्लो भी रहेगा और आउटफ्लो भी रहेगा। इन तीनों एक्टिविटी से कैश का जो फ्लो है वो इनफ्लो भी रहेगा और आउटफ्लो भी रहेगा। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखते हैं हम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारे रोज के कामों को, हमारी रिवेन्यू को जनरेट करने में लगी होती है, जिसमें हमारा पैसा उसमें कामों में लगा हुआ है, डेली एक्सपेंसेस को, डेली काम को करने के लिए, जैसे कि सेल परचेज करना, बिजनेस को करने के लिए जो आप कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो, इनफ्लो कैसे रहेगा और आउटफ्लो कैसे रहेगा देखेंगे। सबसे पहले अगर आप सेल कर रहे हैं गुड्स को, कोई भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैश आएगा, कैश का इनफ्लो रहेगा, मीन्स रिसिप्ट होगी। इसी तरह से कोई आपको फ़ी, कमीशन, रिवेन्यू रिसिप्ट हो रही है तो भी क्या होगा, इनफ्लो रहेगा। डेटर से पैसा मिल रहा है, बिल रिसीवेबल से पैसा मिल रहा है, तो कैश क्या होगा, इनफ्लो रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से क्रेडिटर्स को, उधार में आपने परचेज किया हुआ था, आज आप पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आउटफ्लो रहेगा। पेमेंट पे आउटफ्लो आता है, रिसिप्ट पर इनफ्लो रहता है। वेजेस, सैलरी पेमेंट एम्प्लॉय को कर रहे हैं या कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो हमारा क्या रहेगा, आउटफ्लो रहेगा। उसके बाद बात आती है क्या, इंपॉर्टेंट नोट एक दिया हुआ है, क्या है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज सच ए बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी विल बी ट्रीटेड एज फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज बिकॉज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इज ए पार्ट ऑफ मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। तो वो ये कहता है कि जो काम फाइनेंशियल एंटरप्राइज के हैं, फाइनेंशियल एंटरप्राइज कौन सी, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके लिए परचेज और सेल जो है वो किसकी होगी, सिक्योरिटीज की होगी, तो उनके लिए वही ऑपरेटिंग बनेगी। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए जो इन्वेस्टिंग के सेल और परचेज करना सिक्योरिटी की, वो इन्वेस्टिंग कही जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, दोज एक्टिविटी जो कि
इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कहीं पर परचेज की हमने, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई शेयर्स, तो ये हमारा इन्वेस्ट करने का पर्पज हो गया। तो इन्वेस्ट करने के लिए और उनको सेल करके जो हमारे पास कैश आता है, तो वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाता है। अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स को परचेज किया है तो उसके लिए पेमेंट की, तो वो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो रहेगा। इसी तरह से कोई फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया तो कैश रिसिप्ट हुआ, तो क्या होगा, कैश का इनफ्लो रहेगा। इसी तरह से शेयर्स को, डिवेंचर्स को, या किसी में भी आपने परचेज करने में इन्वेस्ट किया है, पेमेंट किया है, तो वो आउटफ्लो रहेगा। और क्या वापस रिडीम हो गए हैं, जैसे डिवेंचर से रिडीम हो गया, या शेयर से आपको अमाउंट सेल करने पर मिल गई, तो वो आपका क्या है, कैश का आउटफ्लो इनफ्लो रहेगा। इसी तरह से आप थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं उसको, तो कैश का फ्लो जो है वो इस टाइप से रहेगा। इसी तरह से वापस रिसीव होने पर जो भी लोन एंड एडवांस आपने दिया था थर्ड पार्टी को, वो वापस से रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा कि कैश का इनफ्लो रहेगा। इसी तरह इंश्योरेंस क्लेम कोई रिसीव होने पर, कोई कुछ भी ऐसा है जो आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहाँ पर आपका कैश का इनफ्लो रहेगा। अगर कोई एक्सीडेंट पर आपको क्लेम वापस से मिल जाता है, या इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर। फिर हमारा पॉइंट आता है क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती हैं, जो भी हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए जब हम उसमें फाइनेंस कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म की फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए आपको दूसरे पर्सन से लोन लेना पड़ता है, या शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, मतलब उसका फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए जो आप कैपिटल की फॉर्म में लेते हैं, तब हम कहते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो कही जाती हैं। तो जैसे आपने कैश रिसीव किया शेयर करके, इशू को शेयर करके, या फिर डिबेंचर्स को, बॉन्ड को, लोन्स को इशू करके। इसी तरह से आप कैश का आउटफ्लो करते हैं जब अपने इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करते हैं, मतलब कि आप अपने शेयर्स को वापस से पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो रहेगा। इसी तरह से डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट करने पर भी, और डिविडेंड जो साल के जो भी प्रॉफिट हुए हैं उनको डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, कैश का आउटफ्लो रहेगा। इसी तरह से लॉन्ग टर्म के बोरोविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने से भी कैश का आउटफ्लो रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट को चेंज कराने में भी क्या होगा, कैश का आउटफ्लो रहेगा। पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन इशू करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाएंगे, तो उनके लिए भी क्या है, आप कैश का आउटफ्लो रहेगा। इसी तरह से हमारे ये तीनों एक्टिविटी जो हैं, जैसे कि हमारी फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कंप्लीट होती है। अब कुछ स्पेशल आइटम्स हैं वो हम करने जा रहे हैं यहाँ। क्या स्पेशल आइटम है देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। Cash inflow from interest and dividend and cash outflow on account of interest and dividend should be disclosed separately. वो कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है और इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, डिविडेंड रिसीव भी हो सकता है और डिविडेंड पे भी हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ लेना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा था, तब इन्वेस्ट करने पर आपको जो है वो रिसीव हो रहा है। लेकिन अगर कैश आप पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्स पेड ऑन इनकम इज पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्सेस पेड आर शोन ऑन डिडक्शन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रोज के आपके जो रोज का बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस या इनकम्स हो रही हैं, इनकम के ऊपर जब टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो टैक्स जो है आपका कहाँ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कैश फ्लो रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सच एज बैड डेट्स रिकवर्ड। कुछ बैड डेट्स हो गए थे जो कि पहले राइट ऑफ हो गए हैं,
क्लेम रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, या कोई लॉटरी निकल आई है, या कुछ कह सकते हैं कि कोई केस जीत गए हों, तो उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप डिस्क्लोज करेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, या फाइनेंसिंग का है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है इन्वेंट्री, फायर या अर्थक्वेक या फ्लड आने पर मिलता है, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई और आपको क्लेम मिल रहा है, जैसे कि आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ था उसमें, तो वो हमारा फाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसी तरह से आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बारे में भी समझना होगा कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो कैश में नहीं की हुई होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डिवेंचर डेप्रिसिएशन हमारा है, हाँ वो नॉन कैश आइटम्स है। देर आर सम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी डोंट require the use of cash and cash equivalent, such as non-cash activity should be excluded from the cash flow statement. Examples are the acquisition of assets by issuing of debenture or share conversion of debenture into shares. Non-cash transaction should be closed outside the cash flow statement. तो cash flow statement में only cash transactions ही आएंगी, जो non cash transactions हैं वो cash flow statement में नहीं आती हैं। तो एक ये थोड़ा सा देखेंगे आप कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या रहेगा, आउटफ्लो क्या रहेगा, जो मैंने अभी बताया पीछे, ये वही उसको बस इस फिगर में दिया गया है, या कह सकते हैं कि हम इस तरह से डिस्क्लोज किया गया है। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या रहेगा। फाइनेंसिंग कंपनी को पैसा कब मिलेगा, जब इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, या सिक्योरिटी को सेल करने पर, या लोन एंड एडवांस पर, रीपेड पर। और अगर आउटफ्लो क्या रहेगा, इंटरेस्ट पे करने पर, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी, लोन एडवांस टू थर्ड पार्टी को वापस से लोन और एडवांस देने पर। इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर्स को इश्यू करने पर, इंटरेस्ट पे करने पर, डिविडेंड रिसीव करने पर, और उनकी पेमेंट परचेज करने पर क्या रहेगा, कैश का आउटफ्लो रहेगा। जब हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, हमने कोई एसेट्स परचेज की, कोई शेयर परचेज किए, तो क्या होगा, शेयर इशू किसी ने करे होंगे तो हमने उसमें इन्वेस्ट किया, तो आउटफ्लो रहेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए क्या रहेगा, प्रोसीड ऑफ फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इन कैश, proceed from issue in debenture in cash, loan raised, increase in the balance of credit overdraft, पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन के टाइम पर, डिबेंचर्स के रिडम्पशन के टाइम पर, लोन के रीपेमेंट के टाइम पर, इंटरिम डिविडेंड को पेमेंट करने पर, इंटरेस्ट को पेमेंट करने पर, इस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करने पर, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करने पर भी हमारा इसका फाइनेंसिंग का रहेगा। हम 3 एक्टिविटी में तीसरी एक्टिविटी जो फाइनेंसिंग की है, सिर्फ आपको फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जो बताया है ऑपरेटिंग का, बस वही डिफरेंस रहेगा। इससे रिलेटेड आगे हम इसका फॉर्मेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उससे हमारे फिर क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।